तो बेटा पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पार्ट नंबर 1 जहां तक आपको समझ में आ गया होगा, पार्ट नंबर 1 काफी ज्यादा आसान था और बिल्कुल मतलब हल्की फुल्की बातें उसमें बताई गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो इस तरफ मैंने करवाया था आपको महत्व के बारे में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था वहां पे। ठीक है ना। पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 में जितना भी पोर्शन है वो एक बार में समझ में आने वाला है, ये भी आसान है क्योंकि, और इसमें सारा ही सारा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इधर वाला भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस पार्ट को फटाफट से और फटाफट 10 मिनट के अंदर अंदर इसको भी खत्म करके साइड कर देते हैं। क्लियर है। चलो, तो हमारे पास देखो सबसे पहले है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विशेषताएं अथवा क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो उसने बोला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसको सीपीए भी बोलते हैं। यानी अगर पेपर में सीपीए हिंदी में लिखा हो तो सीपीए बेटा वो इसी की बात कर रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की ही बात कर रहा है, याद रखना। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विशेषता अथवा क्षेत्र क्या है, तो पहला लिखा हुआ है यह अधिनियम सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। पहला पॉइंट क्या है कि ये सभी वस्तुओं और सेवाओं पर क्या होगा, लागू होगा। सीधा सीधा पॉइंट है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें मतलब इसका मतलब पहले में वस्तु और सेवाओं की बात हुई है। दूसरा इसने बोला कि यह अधिनियम सभी प्रकार के व्यवसायों पर लागू होता है, यानी आपका व्यवसाय किस प्रकार का है वो मैटर नहीं करता, कि हमने यहाँ पे सारे ही इंक्लूड कर दिए, हर तरह के व्यवसाय पे यहाँ पे क्या होगा इंक्लूड होगा। क्लियर है। इसमें आपका निजी क्षेत्र भी आ जाएगा यानी प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, आपका सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, पब्लिक सेक्टर जिसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर आ जाएगा, और सहकारी मतलब कोऑपरेटिव जो सेक्टर है वो भी आ जाएगा। तो पहले ही अधिनियम वस्तु सेवाओं पर लागू होता है। दूसरा यह अधिनियम सभी प्रकार के व्यवसायों पर लागू होता है, इसमें निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र शामिल होते हैं। तो 2 पॉइंट समझ में आ गए सीधे सीधे। पॉइंट नंबर 2, यह अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने यानी मजबूत बनाने के लिए और उनके हितों की जो उनका इंटरेस्ट है उसकी रक्षा करने के लिए, ठीक है ना, कुछ अधिकार क्या करता है, प्रदान करता है। अब ये जो अधिकार है ये क्या है, सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, इस टाइप के आपको जो 6-7 अधिकार पढ़ना पड़ता है बेटा वही है यहाँ पे। क्लियर है ना। तो 2 मैंने यहाँ पे लिखे, बाकी हम अभी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ाऊंगा तरीके से। ठीक है ना। तो 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, यह अधिनियम उपभोक्ताओं को जो त्रुटिपूर्ण पदार्थ होते हैं यानी जो गलत गलत पदार्थ हो जाते हैं वो, ठीक है ना, पदार्थों से या असंतोषजनक सेवाओं यानी मान लो मैंने आपसे कोई सेवा ली और मुझे वो सेवा पसंद नहीं आया, तो इसका मतलब मैं संतोषजनक तो हुआ ही नहीं। संतोष होता तो मेरा सेटिस्फाई होता ना, मैं सब इंग्लिश में सेटिस्फाई बोलता हूं उसको। तो ये असंतोष है यानी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली उस सेवा को लेकर के, तो असंतोषजनक सेवाओं तथा अनुचित व्यापार व्यवहारों यानी व्यापार में आपने अनुचित व्यवहार किया मेरे साथ, तो इसका मतलब इन चीजों से सुरक्षा प्रदान करता है ये अधिनियम। तो समझना बेटा क्या लिखा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विशेषता आपसे अगर पूछेगा पेपर में, या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी सीपीए के जो क्षेत्र पूछेगा, तो उसमें आपको ये पॉइंट्स लिख के आने हैं। पहला पॉइंट मैंने क्या कहा, इसमें सभी प्रकार की वस्तुएं और सेवाओं पर यह लागू होता है। पॉइंट नंबर 2, यह अधिनियम सभी प्रकार के व्यवसायों पर लागू होता है, इसमें निजी क्षेत्र, सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र की बात कर रहा है, और सहकारी क्षेत्र की को यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है ना। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए कुछ अधिकार प्रदान करते हैं, जैसे सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, इस टाइप का। उसके अलावा यह अधिनियम उपभोक्ताओं को जो त्रुटिपूर्ण पदार्थ होते हैं, गलत पदार्थ हम वस्तु दे देते हैं, पदार्थ दे देते हैं, या असंतोषजनक सेवाएं दिया जिसमें वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा बेचारा सामने कंज्यूमर, ठीक है ना, तथा अनुचित जो व्यापार व्यवहार है उससे सुरक्षा प्रदान करता है ये। ठीक है ना। यह अधिनियम 3 स्तरीय, कितने बोला बेटा, 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र प्रस्तुत करता है, यानी आपको 3 स्तरीय 3 लेवल का आपको क्या देगा कि जहां पर आप शिकायत अगर आपको दिक्कत है तो आप यहाँ पे इन तीनों पे जा सकते हो। स्टेप बाय स्टेप जाता प्रोसेस जाता है जो कि हम पढ़ने वाले हैं आगे जाकर के, क्योंकि ये तीनों के तीनों बेटा बहुत अच्छे से हम पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, एक टेबल में बना दूंगा ताकि सिंपल हो जाए आपके लिए। तो ये 3 स्तरीय शिकायत तंत्र प्रस्तुत करता है। यहाँ पे बच्चों को 1.5-2 पेज पढ़ना पड़ता है, बट मैं उसको शॉर्टकट बना करके एक टेबल में हम खत्म कर देंगे, एक ही बार में खत्म करेंगे। ठीक है ना। तो अभी तो 3 स्तरीय है का खाली नाम देख लेते हैं, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। ये सबसे छोटे लेवल पे है, फिर थोड़ा ये स्टेट पे आ गया, ये पूरे नेशनल लेवल पे आ गया है ना सबसे बड़ा। तो जिला स्तर पर जिला कमीशन बनाया गया यानी जिला आयोग बनाया गया, आप आयोग भी बोल सकते हो। ठीक है, राज्य स्तर पर राज्य आयोग है और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग है। क्लियर। लास्ट है, इसके अंतर्गत विवादों का निपटारा जो है वो सीमित समय पर ही हो जाता है, जो झगड़े विवाद जो भी दिक्कत है उनको सीमित समय पर निपटा दिया जाता है, जिसके कारण समय व लागत की क्या होती है यहाँ पे बेटा, बचत होती है।
ठीक है ना। तो इस साइड वाले बेटा पोर्शन को समझना, जो कि काफी ज्यादा आसान था। मैंने आपको उसमें बोला कि अगर आपसे कोई बोलेगा उपभोक्ता संरक्षण की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विशेषताएं पूछ लेगा आपसे, या आपसे बोलेगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का क्षेत्र बताओ, तो पहले क्या बोलोगे, ये इसके अंतर्गत सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, क्योंकि इसमें सभी वस्तुओं सेवाओं पर यह लागू होता है। यह अधिनियम सभी प्रकार के व्यवसायों पर भी लागू होता है। इसमें निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र शामिल है। यह अधिनियम उपभोक्ता को सशक्त यानी मजबूत बनाने के लिए और उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनके इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए कुछ अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को जो त्रुटिपूर्ण पदार्थ होते हैं या असंतोषजनक जो सेवाएं होती है उससे, या फिर अनुचित व्यापार व्यवहार जो होते हैं, व्यवहार जाते बेचारा उसके साथ जो बिहेवियर होता है गलत तरीके से, उससे सुरक्षा प्रदान करता है। साथ साथ ये 3 स्तरीय शिकायत आपको निवारण तंत्र 3 लेवल दे देगा, जहां पे आप जब आप शिकायत कर सकते हो जो आपको दिक्कत हुई है उससे रिगार्डिंग, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग आप वहां पे क्या शिकायत कर सकते हो। तो वो कौन कौन से, जिला स्तर पर जिला आयोग है, राज्य स्तर पर राज्य आयोग है, और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग। तो जिला पे जिला आयोग यानी जिला कमीशन, राज्य पे राज्य आयोग और राष्ट्र पे राष्ट्रीय आयोग को बड़ा, इतना बड़ा कोई दिक्कत भी नहीं है। इसके अंतर्गत जितने भी जो विवाद होते हैं, झगड़े विवाद होते हैं, उनका निपटारा जो है सीमित समय पर कर लिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे समय व लागत की बचत होती है। अब मैंने आपको देखो कई बार रिपीट भी किया, देखो रिपीट भी कर दिया, समझा भी दिया, ठीक है ना। इतनी बार बोला है कि आपको कुछ हद तक तो समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो, अगर मैं आपको इतना कंटेंट दे रहा हूं तो आपके अंदर ये एक क्षमता होनी चाहिए, ये योग्यता होनी चाहिए कि आप बेटा उसको बढ़ा चढ़ा के लिख सको। बात देखो, पहले बता, अगर आप नहीं पढ़ते तो आप क्या हो, 0, और वैसे भी आप 0, ठीक है ना। तो आप 0 हो, मैं आपको थोड़ा कंटेंट दे रहा हूं, तो सोचो आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए ना कि आप उस कंटेंट को और कैसे बढ़ा चढ़ा के समझा के लिख सकते हो। तो मैं आपको कुछ चीजें दे रहा हूं, जैसे मैंने आपको लगभग पूरा आंसर दे दिया। अब आपको इससे हो सके तो ज्यादा अगर लिखने का मन है तो ज्यादा लिख सको, ऐसा करो, इसमें भी कमी मत कर देना बेटा, इतना तो आपको याद करना चाहिए, मेरे समझ में। क्योंकि बीए बीकॉम वाले बच्चों से पूछना, जो खासकर एसओएल एंड ऑल में जाते हैं, उनको पता है 4 लाइन दे दो, वो 1.5-2-3 पेज भर के आ जाएंगे। तो वैसे बेटा मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 2-3 पेज भरो, जितना जरूरत है उतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना। बीकॉम बीए जो है इनका तो ज्यादा बच्चे लिखते हैं ताकि नंबर मिल जाए, कुछ भी उल्टा सीधा भर के आते हैं, ठीक है। बट मैक्सिमम बच्चे, सारे नहीं करते, बट मैक्सिमम भर के ही आते हैं सीट वहां पे, ठीक है। बट आपको यहाँ पे सिर्फ सीट भरनी नहीं है, कुछ अच्छा कंटेंट भी लिखना है, और जितना रेलेवेंट है उतना लिखना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है ना, ज्यादा भी मत करना, बट इतना कंटेंट बेटा याद कर लो, अच्छा है। फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार एक उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है, नहीं उपभोक्ता कौन है, तो इसमें मतलब उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी सामान को खरीदता है, यानी जो किसी सामान को खरीद रहा है या सेवाएं प्राप्त करता है। या तो देखो वस्तु खरीदेगा या सेवाएं लेगा, 2 में से कोई एक तो होना ही होना है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो क्या लेता है, किसी वस्तु को खरीदेगा या फिर क्या करेगा, सेवाएं लेगा। आगे लिखा है, और जिसका भुगतान यानी जो पेमेंट है, क्या लिखा हुआ है, किया गया हो, यानी पेमेंट कर दिया, मैंने वसूली कर दिया, ऐसे हो सकता है। या ये हो सकता है जो भुगतान करने का सिर्फ क्या हुआ है, वादा किया, यानी अभी भुगतान नहीं हुआ है, भुगतान करेगा, वादा किया। अथवा एक और कंडीशन भी हो सकती है, आंशिक भुगतान कर दिया हो। आंशिक भुगतान मतलब होता है कि आपने पार्ट पेमेंट यानी कुछ पार्टली कुछ पेमेंट कर दिया, मतलब कुछ हद तक पेमेंट कर दिया, कुछ रह गया, तो कुछ भुगतान कर दिया है, तथा कुछ भुगतान करने का फिर वचन दिया है, मतलब कुछ भुगतान कर दिया, कुछ भुगतान करने वाले हो। तो देखो हुआ क्या, एक उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो सामान खरीद रहा है या वस्तुएं मतलब सेवाएं क्या प्राप्त कर रहा है, ये तो हो ही गया। दूसरा, जिसका भुगतान या तो मैंने आपको कर दिया होगा, या तो मैं बोलूंगा भाई मैं वचन दे रहा हूं कि मैं वादा कर रहा हूं या वचन दे रहा हूं कि मैं आपका भुगतान जो है आगे जाकर के कर दूंगा, ऐसा हो सकता है। या ये भी तो हो सकता है कि मैं आपको बोलूंगा भाई देखो मैंने आपसे 10,000 का सामान खरीदा, आप 6,000 अभी ले लो, 4,000 बाद में दूंगा, ऐसे भी तो वही वाली लिखी है। आंशिक मतलब पार्टली, यानी कुछ हद तक पार्ट पेमेंट मैंने कर दिया, पार्ट पेमेंट करने का आपको क्या दिया, वचन दिया। क्लियर हो गया तक। उसके बाद इसने बोला, या ये भी हो सकता है कि उसका भुगतान स्थगित भुगतान विधि के अनुसार करने का वचन दिया है। स्थगित भुगतान विधि का मतलब होता है, स्थगित भुगतान वो भुगतान होता है जो भविष्य से संबंधित होते हैं, बेटा समझना। स्थगित भुगतान वो भुगतान होते हैं जो भविष्य से संबंधित होता है। ये उन बच्चों को अच्छे से पता होगा जिन्होंने मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है वीडियो में,
पढ़ी हुई है ना, मैंने बहुत पहले वीडियोस बनाई थी और बेटा अभी भी रेलेवेंट है वो, इसलिए आप उसको पढ़ सकते हो। मैं दोबारा बोला इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यू वीडियो क्यों नहीं ला रहा, क्योंकि बेटा रेलेवेंट है, पूरा वही रेलेवेंट है, कुछ चेंज ही नहीं है उसमें। 2 चैप्टर नहीं आ रहे थे, मैंने बोला उनको साइड कर लो, बाकी तो आपको सारा पढ़ना है, कुछ कमी पेशी ऐसी है नहीं। तो स्थगित भुगतान कौन सा होता है? स्थगित भुगतान वो भुगतान होते हैं जो भविष्य से संबंधित होते हैं। बट मैं हाँ आपके लिए एक चीज कर सकता हूँ, मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। मैं किसी एक बच्चे की कॉपी, जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ना आता है, किसी एक की बच्चे की कॉपी ले लूंगा और उसके हिसाब से ना मैं 5 वीडियो 6 वीडियो में पूरी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म कर दूंगा, ताकि जल्दी रिवीजन हो जाए, थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा। बट ये वही बच्चे करें जिन्होंने पहले वीडियोस पढ़ी हुई है पुरानी, तो फिर उस हिसाब से मैं फटाफट से नोट्स ओपन करूंगा, फटाफट से एक बार रिवीजन करवा दूंगा। तो 5 वीडियो में मैं सारा खत्म करूंगा, या 5 या 6 वीडियो जा सकता, तो 6 वीडियो मान के चल लो पूरी मैक्रो खत्म। अब फिर ऐसे हाल में उसका भी करूंगा इंडियन इको का, ताकि आपका फास्ट रिवीजन हो सके, ठीक है ना। चलो, तो उसने बोला यहाँ पे तो समझ में आ गया ऐसे से पेमेंट करनी है। उसके बाद यह ऑफलाइन और ऑनलाइन लेन देन दोनों पर लागू होता है। इसका मतलब जो इससे पहले जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, सीपीए एक्ट था, वो सिर्फ ऑफलाइन की बात करता था। किसकी बात करता था? ऑफलाइन, यानी जो आमने सामने होता था, वो ऑनलाइन की बात नहीं करता था। बट ये वाला जो एक्ट है 2019 का, इसमें दोनों बातें बोल दी ढंग से कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्या है, लेन देन पर ये लागू होगा, ठीक है। तो ये दोनों लेन देन है, उन्हीं पे लागू होगा। तो यह ऑफलाइन और ऑनलाइन लेन देन दोनों पर लागू होता है। कोई भी व्यक्ति जो पुनर्विक्रय या वाणिज्यिक उद्देश्य से, यानी अगर मान लो मैंने आपसे गुड्स खरीदा, वो भी क्या पुनर्विक्रय, मतलब मैंने आपसे खरीदा, मैं किसी और को बेचने वाला हूँ, इसको कहते हैं पुनर्विक्रय, यस है ना। या वाणिज्यिक उद्देश्य से, यानी मैंने व्यापार के उद्देश्य से, वाणिज्यिक मतलब व्यापार के उद्देश्य से वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त करता है, यानी मैं व्यापार के उद्देश्य से, या फिर अगर ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा तो ऐसे लिख लो, अगर कोई भी व्यक्ति किस वस्तु और सेवाएं इसलिए खरीदता है कि वो उसको आगे फिर किसी और को बेच सके, ये तो सिंपल हो गया ना, ऐसे लिख लो। अगर कोई व्यक्ति वस्तु और सेवाएं इसलिए खरीद रहा है क्योंकि ताकि वो उसको आगे किसी और को बेच सके, अगर ऐसे करते हैं तो उसको उपभोक्ता नहीं माना जाता। फिर मैं उपभोक्ता कहां हुआ? उपभोक्ता तो वो बंदा होता है ना जो उपभोग करता है। अगर मैंने मान लो ये लिया हुआ है, तो ये मैंने कपड़ा लिया और मैं इसको पहन के यूज कर रहा हूं, तो मैं उपभोक्ता हूं। बट अगर मैं लेकर के बेच देता हूं, मैं उपभोक्ता कहां? मैंने यूज किया क्या? नहीं, तो अंतर है। तो इसलिए इसने बोला यहाँ पे, कोई भी व्यक्ति अगर किसी वस्तु या सेवा को लेता है ताकि वो उसको आगे बेच सके, बेचने के पर्पज से लेता है, मतलब आगे बेचने के पर्पज से लेता है, तो उसको उपभोक्ता नहीं माना जाता। और वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के दायरे के से क्या होता है? बाहर होता है। इसका मतलब वो 2019 के अकॉर्डिंग उपभोक्ता नहीं माना जाएगा, उसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के दायरे से क्या रखा जाएगा? बाहर रखा जाएगा। सब उसको समझ में आ रहा है? तो 1.5-2 लगभग पेज तो हो गए। अब इसके नीचे की बात कर लेते हैं फटाफट से। इसमें ये लिखा हुआ बेटा कि शिकायत के आधार पर शिकायत के आधार किन किन चीजों से रिलेटेड आप शिकायत कर सकते हो। तो पहला, अगर दोषयुक्त वस्तुएं सेवाएं प्रदान करना, यानी आपको जो वस्तुएं मिली है वो दोषयुक्त, उसमें दिक्कतें हैं, गड़बड़ी है, कमियां हैं, ठीक है ना। सेवाओं में न्यूनता, आपने सेवा लेने की बात की थी, वो न्यूनता, जैसे आपने मान लो बोला कि आपने बस की टिकट ली कि आपको यहां से रोहिणी जाना है, और बस वाला आपको मान लो पहले ही रोक देता है, या फिर क्या नाम है से जो उसको जो सेवा प्रदान करनी है वो कम करता है, या फिर आप टेलीफोन में रिचार्ज करते हो, एक मतलब आपने 28 दिन का करार, वो मान लो 24 दिन में क्या नाम है पैक बंद कर देता है, तो सेवाओं में न्यूनता आ गई। या फिर ढंग से नहीं दिया, डेटा ढंग से चल नहीं रहा है, मतलब नेट ढंग से यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कॉलिंग ढंग से हो नहीं रही है, सेवाएं बहुत गंदी दी है, तो इस केस में भी आप शिकायत कर सकते हो। तो पहला दोषयुक्त वस्तुएं प्रदान करना, दूसरा सेवाओं में न्यूनता प्रदान करना। मुझे लग रहा है कैमरा ब्लिंक कर रहा है, ठीक है ना, फटाफट से देख लो, इस वीडियो को क्लोज करते हैं। उसके अलावा अनुचित व्यापार व्यवहार, अगर आपके साथ अनुचित व्यापार व्यवहार होता है तो ऐसे केस में भी आप शिकायत कर सकते हो। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। पहला पॉइंट क्या बोला बेटा? दोषयुक्त वस्तुएं आपको प्रदान करना, उस केस में आप कर सकते हो अगर आपको किसी ने दोषयुक्त वस्तुएं दी है, सेवाओं में न्यूनता दी है, और अनुचित व्यापार व्यवहार किया आपके साथ, आपसे अधिक कीमत चार्ज किया किसी चीज की जो कि नहीं लेना चाहिए किसी से भी। आगे जोखिमपूर्ण वस्तुओं, यानी ऐसी वस्तुएं जिनमें दिक्कत हो सकती है, जैसे प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिसिटी वाली जो चीजें होती हैं, ये अगर ऐसी चीजें लिखा है को बिना संबंधित आवश्यक सूचना, यानी उससे जो रिलेटेड सूचनाएं होनी चाहिए वो दी नहीं और ऐसी भेज दी। जैसे बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जिसमें भाई साहब प्रिकॉशन, सावधानी करके बताना होता है कि ऐसे ऐसे करना है इसको।
अगर मान लो नहीं बताया, सीधे सीधे बेचने से मतलब खाली बेच रहे हैं, और अगले मान लो किसको दिक्कत हो गई तो है ना, परेशानी हो जाएगी ना खड़ी। तो इसलिए जोखिमपूर्ण जितनी वस्तुएं अगर आपने उसको बिना संबंधित, किसी ने मान लो बिना संबंधित आवश्यक सूचना के बेच दिया, तो ऐसे केस में भी हम आपके ऊपर केस कर सकते हैं कि आपने पहले सूचना क्यों नहीं बताई थी कि इसको ऐसे ऐसे यूज करना। समझ में आ गया ना? चलो, तो इस पार्ट को भी यहीं पे रोक लेते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में मिलेंगे, जहां तक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।